7 साल की उम्र से ही मैं अपने परिवार का पैसा खर्च करने लगा था। जब मैं दूसरी कक्षा में था, तब मैंने सिर्फ 3 दिनों में अपने पिता के 2 क्रेडिट कार्ड से करीब 14.2 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। जब मैं जूनियर हाई स्कूल में था, तब मैंने कंपनी के आधे शेयर बेच दिए और करीब 14,200 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। और फिर मैंने वो पूरा पैसा सिर्फ 1 महीने में उड़ा दिया। मेरी इस हरकत से न सिर्फ तिमाही में आर्थिक भूचाल आ गया, बल्कि मेरे पिता की कंपनी पर पकड़ भी लगभग खत्म हो गई थी। सिर्फ 10 सालों में मैंने करोड़ों अरबों की कीमत वाली एक बड़ी कंपनी को लगभग खाली कर दिया था। लेकिन आज मेरे पिता ने मुझे फोन करके बताया कि हमारा परिवार दिवालिया हो चुका है। उन्होंने कहा कि मैं घर वापस आ जाऊं और खेतों में काम करूं। मैं हजारों किलोमीटर दूर था, लेकिन अपने पिता जितना लापरवाह नहीं था। जैसे ही मैंने सुना कि मेरा परिवार दिवालिया हो गया है, मेरे चेहरे पर जरा भी दुख या निराशा नहीं थी। इसके बजाय मेरा चेहरा गंभीर हो गया। मैंने टॉयलेट साफ करने वाला पोंछा एक तरफ फेंक दिया। मैंने गुस्से में कहा, निकम्मे सिस्टम, तुमने सुन ही लिया है। मेरे परिवार के पास अब कोई पैसा नहीं है। किसी और होस्ट को ढूंढ लो। इन सालों में तुमने मुझसे इतना पैसा खर्च करवाया है, इसे ऐसे समझो जैसे मैंने किसी कुत्ते को खाना खिलाया हो। नहीं होस्ट, सिस्टम लगभग पूरा होने वाला है। आप बीच में इसे कैसे छोड़ सकते हैं? मेरे दिमाग में इलेक्ट्रॉनिक आवाज वाली मशीन की कुछ आवाजें गूंजने लगीं। सिस्टम की आवाज सुनते ही मुझे और गुस्सा आ गया। मैंने कहा, कुत्ते को खाना खिलाया है? 1 साल पहले मैंने तुम्हारे ऊपर सैकड़ों अरब युआन खर्च किए थे। अगर मैं किसी सुअर को भी खाना खिलाता तो अब तक उसे छोड़ चुका होता। लेकिन तुम तो हर वक्त मुझसे पैसे ऐंठना ही जानते हो। मैं छोड़ रहा हूं। तथाकथित सबसे मजबूत मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए मैं लगातार पैसे कमाने के तरीके ढूंढता रहा था। इसी वजह से पूरे चीन में मेरी पहचान सबसे बड़े निकम्मे अमीर बेटे के रूप में बन गई थी। लेकिन असली सच्चाई कुछ और थी। सबको लगता था कि मैं ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा हूं, लेकिन भगवान जानता था कि मैं दुनिया का सबसे बदहाल अमीर दूसरी पीढ़ी का लड़का था। जब बाकी अमीर घरों के लड़के लग्जरी कारों में घूमते और खूबसूरत लड़कियों के साथ जिंदगी का मजा लेते थे, तब मैं अपने रोजमर्रा के खर्च निकालने के लिए मेहनत करता था। मैं हर दिन बहुत सोच समझ कर खाना खाता था और पैसे बचाता था, सिर्फ इसलिए कि सिस्टम को विकसित करने के लिए कुछ पैसे बच सकें। अफसोस की बात यह थी कि 10 सालों तक सिस्टम को पालने के बाद भी उसमें विकास का कोई खास संकेत नहीं दिखा था। अब मैं थक चुका था। मैंने कहा, अब मैं और नहीं खेलना चाहता। सिस्टम बोला, होस्ट, सच में अब सिर्फ आखिरी रकम बची है। सफल होने के लिए सिर्फ 32.6 लाख रुपए और चाहिए। मुझ पर भरोसा कीजिए। लेकिन इस कुत्ते जैसे सिस्टम ने मुझे एक दो बार नहीं, बल्कि कई बार धोखा दिया था। मैंने कहा, बस यही आखिरी पैसा है? सिस्टम ने जवाब दिया, होस्ट, सच में यही आखिरी रकम है। जैसे ही आप ये पैसा ट्रांसफर करेंगे, सिस्टम जल्द ही पूरी तरह इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने अपना बैंक अकाउंट चेक किया। रिफंड के लिए रखे गए पैसे को छोड़कर मेरे पास सिर्फ 32.6 लाख रुपए बचे थे। मैं समझ गया कि यह कुत्ता सिस्टम मुझे पूरी तरह बर्बाद करना चाहता है। मैंने कहा, इसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। अगर मैंने तुम्हें फिर पैसे ट्रांसफर किए तो मैं खुद को कुत्ता कहूंगा। अगर तुम मेरे सामने आयरन मैन के सूट का पूरा डिजाइन भी रख दो, तब भी मैं तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगा। इस बार मेरा इरादा बिल्कुल पक्का था। लेकिन तभी मेरा चेहरा बदल गया, क्योंकि अचानक मेरे दिमाग में एक सूट को खोलकर उसके हर हिस्से का डिजाइन दिखाई देने लगा। उस शानदार और बेहद बारीक मैकेनिकल सूट को देखकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मैं खुद पर काबू खोने वाला हूं। आखिर कौन सा आदमी इस तरह के लालच का विरोध कर सकता था? सिस्टम बोला, होस्ट, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला, लेकिन आपकी मौजूदा क्षमता के साथ आप इसके लिए एक ड्राइंग पेपर तक तैयार नहीं कर सकते। इसलिए आपको मेरी मदद की जरूरत है। मुझ पर भरोसा कीजिए। जैसे ही आखिरी 32.6 लाख रुपए ट्रांसफर होंगे, सबसे मजबूत मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम आपका हो जाएगा। मैंने अपना मुंह बंद रखा और खुद को समझाया, मुझे मजबूत रहना होगा। यह कुत्ते जैसे सिस्टम की चाल है, मुझे खुद को रोकना होगा। मैंने कहा, ठीक है, तुम जीत गए। आखिर में मैं खुद को रोक नहीं पाया। कुछ ही पल बाद मेरे बैंक से पैसे ट्रांसफर होने का मैसेज आ गया। मुझे खुद नहीं पता कि मैं कितनी बार इस सिस्टम की वजह से गरीब बना था। मैंने अपना सामान उठाया और खड़ा हो गया। मैंने आह भरते हुए कहा, छोड़ो, इतने बार धोखा खा चुका हूं, एक बार और सही। जैसे ही मैंने अपने सारे औजार समेटे, अचानक मेरा सिर भारी होने लगा। फिर मुझे अपने दिमाग में किसी की आवाज सुनाई दी। उसके तुरंत बाद मशीन की आवाज दोबारा सुनाई दी। सबसे मजबूत मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम सफलतापूर्वक इंस्टॉल हो चुका है। होस्ट की क्षमताओं में सुधार किया गया है। नया गिफ्ट पैक प्राप्त हुआ है। मॉल खोल दिया गया है। मैं वहीं खड़ा रह गया। इस बार सच में सिस्टम ने मुझे धोखा नहीं दिया था। जैसे ही सिस्टम मेरी चेतना में सक्रिय हुआ, मुझे उसका खास इंटरफेस दिखाई दिया। होस्ट एआन, मैन्युफैक्चरिंग लेवल 1, ब्राइटनेस 0, वेल्थ 20,000, विजुअलाइजेशन 88, मैथ्स 61, फिजिक्स 60, केमिस्ट्री 60, बायोलॉजी 60, इंफॉर्मेशन 60, लैंग्वेज 100। अपनी क्षमताओं को देखकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, कुत्ते सिस्टम, तुमने मेरी क्षमताओं में इतना कम सुधार क्यों किया? सब कुछ सिर्फ लेवल 1 पर क्यों है? सिस्टम बोला, होस्ट, यही सिस्टम की सुधार सीमा है। 60 भी धरती के ज्यादातर लोगों से ज्यादा है। उदाहरण के लिए, आपकी मैथ्स क्षमता कम से कम दुनिया के 99% लोगों से बेहतर है। लेकिन मैं फिर भी संतुष्ट नहीं था। मैंने कहा, नहीं, मेरी क्षमताएं अभी भी थोड़ी कम हैं। इन्हें मेरे लिए और बढ़ाओ।
वरना मैं रिफंड मांग लूंगा। काफ़ी देर तक मोल भाव करने के बाद आखिरकार मैं सिस्टम को अपनी क्षमताएं बढ़ाकर 92 करने के लिए मना ही लिया। इस बार मुझे समझ आया कि इंसानी दुनिया में किसी चीज़ को हासिल करना कितना मुश्किल था। साथ ही मुझे सिस्टम के काम करने का तरीका भी समझ आने लगा। अगर मुझे अच्छी चीज़ें बनानी हैं तो सबसे पहले मुझे अपना मैन्युफैक्चरिंग लेवल बढ़ाना होगा। उदाहरण के लिए, मेरा मौजूदा लेवल एक मैन्युफैक्चरिंग किसी स्टील आर्मर जैसी चीज़ को बनाने के लिए बिल्कुल पर्याप्त नहीं था। हर बार मुझे अपनी बेसिक वैज्ञानिक क्षमताओं को भी बढ़ाना पड़ेगा। आखिर अच्छी चीज़ें सिस्टम से हमेशा तैयार नहीं करवाई जा सकती थीं। मुझे खुद भी उन्हें बनाना सीखना होगा। लेवल बढ़ाने के दो तरीके थे। पहला था रेपुटेशन वैल्यू, दूसरा था वेल्थ वैल्यू। सीधे शब्दों में कहें तो मुझे अपनी पहचान और मुनाफा दोनों बढ़ाने होंगे। मॉल में मौजूद अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग्स और बनाने के लिए ज़रूरी औजारों को भी वेल्थ वैल्यू या रेपुटेशन वैल्यू से खरीदना पड़ता था। ये सब समझने के बाद मैंने एक लंबी सांस ली, क्योंकि अब वक्त था उस गिफ्ट बैग को खोलने का, जिसका मैं काफ़ी समय से इंतजार कर रहा था। मैंने 10 सालों तक इस सिस्टम को पाला था, इसलिए मुझे उम्मीद थी कि न्यूबी गिफ्ट बैग भी ज़्यादा खराब नहीं होगा। गिफ्ट बैग में मुझे एक मैथमेटिकल सोल्यूशन कार्ड मिला, जिसकी कठिनाई 60 से 70 के बीच थी। इसके अलावा एक छोटी स्मोकी बैटरी का डिज़ाइन ड्राइंग भी था। बस इतना ही। मुझे बैटरी को बदलने के लिए एक ठंडा बॉक्स भी देना पड़ेगा। इस बार मैं सिस्टम से मोल भाव करने में असफल रहा। आखिरकार मुझे यह ज्यादा खास नहीं होने वाला न्यूबी गिफ्ट बैग मजबूरी में स्वीकार करना पड़ा। चीन लौटने से पहले मैं सबसे पहले अपने स्कूल की लैब में गया। वहां मैंने छोटी स्मोकी बैटरी का एक सैंपल तैयार किया। आखिर चीन वापस जाने के बाद मैं पहले जैसा अमीर दूसरी पीढ़ी का लड़का नहीं रहने वाला था। जरूरी नहीं था कि मेरे पास इस तरह की चीज बनाने की सुविधाएं हों, इसलिए मुझे यह काम यहीं पूरा करना था। मुझे मानना पड़ेगा कि मेरा हाई स्कूल बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन वहां के उपकरण काफी अच्छे थे। आखिर मैंने इतनी ज्यादा फीस बिना वजह तो नहीं दी थी। मेरे जाने की खबर से स्कूल भी काफी खुश था। अमीर दूसरी पीढ़ी के छात्रों से भरे इस स्कूल में फीस के अलावा स्कूल को अक्सर उनसे दूसरी तरह के फायदे भी मिलते थे। तभी एक आदमी घबराते हुए ऑफिस में दौड़ कर आया। उसने कहा, प्रिंसिपल साहब, एयान कहाँ है? प्रिंसिपल ने जवाब दिया, वो जा चुका है, शायद इस वक्त एयरपोर्ट पर होगा। वह बूढ़ा आदमी गुस्से में बोला, बेवकूफ, तुमने एक जीनियस को जाने दिया, ऐसा जीनियस जो हमें हाई स्कूल की प्रतियोगिताओं में जीत दिला सकता था। प्रिंसिपल ने हैरानी से मेरी तरफ देखा था। सिर्फ 17 साल की उम्र में कोई बच्चा इस तरह का प्रयोग डिजाइन कर सकता है? भगवान, वो तो दुनिया बदलने के लिए पैदा हुआ है। बूढ़े आदमी को अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। वहीं प्रिंसिपल पूरी तरह स्तब्ध खड़े थे। मैं उस समय विमान में बैठ चुका था। तभी मैंने देखा कि मेरी ब्राइटनेस वैल्यू बढ़कर 340 हो गई थी। इसके बाद मुझे याद आया कि जब मैंने बैटरी का सैंपल बनाया था, तब शायद मैं ऑपरेटिंग रिकॉर्ड क्लियर करना भूल गया था। शायद किसी ने वो रिकॉर्ड देख लिया था, लेकिन मुझे इसकी ज्यादा चिंता नहीं थी। वो रिकॉर्ड किसी को पूरी तरह तैयार प्रोडक्ट बनाने के लिए पर्याप्त नहीं था, और उस बैटरी को असल में इस्तेमाल करने के लिए एक खास पावर सप्लाई इंटरफेस की जरूरत थी। इसलिए मेरी बैटरी अभी भी अनोखी थी। मुझे लगा कि फिलहाल ये ब्राइटनेस वैल्यू मेरे ज्यादा काम की नहीं है, इसलिए मैंने उसे पूरी तरह मैन्युफैक्चरिंग लेवल बढ़ाने में लगा दिया। क्योंकि सिस्टम ने मुझे बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग लेवल 2 तक पहुंचे बिना मैं 60 के बेसिक वैज्ञानिक स्तर को पार नहीं कर सकता। भाषा की बेसिक वैज्ञानिक क्षमता के बिना भी मैं आगे नहीं बढ़ सकता था। मेरी मैथ्स की अतिरिक्त क्षमता मेरे 10 सालों की मेहनत का एक अलग इनाम थी। ये थोड़ा अफसोस की बात थी, लेकिन 30,000 करोड़ रुपए की कमाई का अनुभव याद करके मुझे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। मुझे लगा कि लेवल 2 मैन्युफैक्चरिंग शायद ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। तभी मैंने सिस्टम से पूछा, मेरी वेल्थ को अपग्रेड करने का रेशियो क्या है? सिस्टम ने बताया कि 10,000 रुपए खर्च करने पर थोड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा। मैंने तुरंत समझ लिया। मुझे पहले से पता था कि यह कुत्ता सिस्टम हमेशा मेरे पैसे चुराने की कोशिश करता है। मैंने मन ही मन कसम खाई कि आगे से मैं सिर्फ रेपुटेशन वैल्यू का इस्तेमाल करके अपग्रेड करूंगा। मैं इस कुत्ते सिस्टम को एक पैसा भी नहीं दूंगा। जैसे ही मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला, मैंने अपने माता पिता को हाथों में बोर्ड लिए खड़े देखा। उनके आसपास 7-8 बॉडीगार्ड भी थे। मैं कुछ देर के लिए जीवन को लेकर ही उलझन में पड़ गया। मैंने सोचा, लग्जरी कार और इतने सारे बॉडीगार्ड? अगर परिवार दिवालिया हो चुका है तो फिर यह सब देखकर ऐसा क्यों नहीं लग रहा? जैसे ही मैं उनके पास पहुंचा, मेरी माँ और उनकी बेटी जैसी युकी ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। माँ ने कहा, बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें इतने लंबे समय तक अकेले बाहर रहने दिया। देखो, मेरे बेटे का वजन कितना कम हो गया है। फिर उन्होंने मेरे पिता से कहा, मैंने तुमसे बहुत पहले कहा था कि हर महीने 11.36 करोड़ रुपए भी इसके लिए पर्याप्त नहीं है। ये मेरी गलती है। मुझे चुपके से इसे और ज्यादा पैसे देने चाहिए थे। मेरे पिता, एयान के पिता, गंभीर चेहरा बनाए खड़े थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये गृहिणी फिर कोई बड़ी गड़बड़ करने वाली हो। मैंने पूछा, माँ, क्या आपको अभी भी लगता है कि हमारा परिवार ठीक नहीं है? लेकिन क्या हमारा परिवार दिवालिया नहीं हो गया? एयान के पिता कुछ बोलने ही वाले थे कि एयान की माँ ने पहले ही जवाब दे दिया, तुम्हारे पिता की कंपनी जरूर खत्म हो गई है, लेकिन तुम्हारी माँ के पास अभी भी पैसा है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मुझे बताना, मैं तुम्हें जितना हो सकेगा दूंगी। ये सुनते ही मैं परेशान हो गया, क्योंकि मुझे लगा कि कुत्ते सिस्टम ने मेरी बात सुन ली होगी। अब ये आगे फिर मुझसे पैसे मांगेगा,
और जैसे मेरी सोच को सच साबित करने के लिए पैनल पर अचानक एक टास्क दिखाई दिया। एक मैन्युफैक्चरिंग मास्टर के पास अपनी खुद की कंपनी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? स्टार टेक्नोलॉजी के इकलौते वारिस के रूप में इसे बचाना तुम्हारा कर्तव्य है। टास्क का उद्देश्य था स्टार टेक्नोलॉजी के सभी कर्ज खत्म करना और कंपनी का संचालन दोबारा शुरू करके उसे फिर से बिजनेस में लाना। टास्क का इनाम था 900 चार्म वैल्करी और मॉल में एक बार मुफ्त पुरस्कार जीतने का मौका। टास्क देखकर मुझे थोड़ी राहत मिली। हालांकि इसमें भी पैसे की जरूरत थी, लेकिन कम से कम यह पैसा सीधे सिस्टम को नहीं देना था। मैंने अपने पिता से पूछा, पापा, क्या हमारी कंपनी को सच में बचाने की कोई उम्मीद नहीं है? मैंने ये सवाल पूछा तो एयान के पिता बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि उनका बेटा आखिरकार बड़ा हो गया है और कंपनी की चिंता करने लगा है। पहले की तरह नहीं, जब मैं सिर्फ पैसे मांगता था और कंपनी के भविष्य की कोई चिंता नहीं करता था। उन्होंने कहा, पूंजी का अंतर बहुत बड़ा है। पिछले 2 सालों में इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। कंपनी को कोई अच्छा बिजनेस भी नहीं मिला। मुझे अपराध बोध होने लगा। मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए। अगर मैं कंपनी का इतना पैसा खर्च नहीं करता तो कंपनी की हालत ऐसी नहीं होती। मेरी माँ खुश नहीं हुई। उन्होंने तुरंत कहा, बेटा, खुद को दोष मत दो। मैंने तो बस थोड़ा पैसा खर्च किया था। तुम्हारे पिता की कंपनी वैसे भी पैसा नहीं कमा पा रही थी। अगर तुम पैसा खर्च नहीं करते तब भी ये कंपनी देर सबेर दिवालिया हो जाती। मेरे पिता को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन परिवार में उनकी स्थिति सबसे कमज़ोर थी, इसलिए वो चुप रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। और मेरी माँ की बात में कुछ सच्चाई भी थी। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता था कि असली वजह क्या थी। मुख्य बात यह थी कि स्टार टेक्नोलॉजी को हर हाल में बचाना था। मैंने माँ से पूछा, माँ, आपके पास कितने पैसे हैं? हालांकि मेरी माँ अपने बेटे से बेइंतहा प्यार करती थी, लेकिन ये सवाल सुनकर वो भी आह भरने से खुद को नहीं रोक पाई। शायद उन्हें लगा मेरे प्यारे बेटे ने पहले अपने पिता के सारे पैसे खर्च कर दिए, अब मेरी बारी है। उन्होंने कहा, मेरे पास बहुत ज़्यादा कैश नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ रियल एस्टेट और शेयर हैं। उनका तुम्हारे पिता की कंपनी से कोई संबंध नहीं है, वे पूरी तरह तुम्हारे हैं। मैंने पूछा, माँ, मैं स्टार टेक्नोलॉजी को बचाना चाहता हूँ, क्या आपके पास पर्याप्त पैसा है? मेरी माँ को कोई उम्मीद नहीं थी। मेरे पिता तो और भी ज़्यादा डर गए। आखिरकार उन्होंने परिवार को बचाने के लिए अपनी बची खुची जमा पूंजी तक अलग रख दी थी। वो अपने परिवार को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते थे। उन्होंने 2 बार खांस कर कहा, बेटा, तुम्हें कंपनी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अभी बहुत छोटे हो। तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। मैं 2 दिनों में तुम्हारे लिए एक स्कूल ढूंढ दूंगा। तुम वहाँ 2 साल तक आराम से पढ़ाई करो। लेकिन मैं उनकी बात नहीं सुन सकता था। मैंने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया और उनसे विनती करने लगा, माँ, मुझ पर भरोसा करो, मुझे पैसे दो। मैं स्टार टेक्नोलॉजी को ज़रूर बचाऊंगा। जिस तरह मैंने कंपनी को बर्बाद किया है, उसी तरह मैं इसे दोबारा खड़ा भी कर सकता हूँ। मेरे पिता पूरी तरह निराश हो गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, ओह नहीं, मेरे इस बेवकूफ़ बेटे को परिवार बर्बाद करने से कोई नहीं रोक सकता। उन्हें लगा जैसे उनकी ज़िंदगी बहुत लंबी हो गई है। एयान की माँ का फ़ोन मिलते ही मैंने तुरंत उनकी सारी संपत्ति का हिसाब लगाना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता था कि यह रकम स्टार टेक्नोलॉजी को बचाने के लिए पर्याप्त होगी या नहीं। मैंने पिता से पूछा, पापा, कितने पैसे की ज़रूरत है? एयान के पिता कुछ देर तक मुझे देखते रहे। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। वो अपने बेटे के सवाल का जवाब देना ही नहीं चाहते थे। तभी मेरी माँ ने बताया, परसों अदालत कंपनी पर ताला लगाने वाली है। इतने कम समय में हमारे पास पर्याप्त कैश नहीं होगा। यह सुनकर मेरे पिता को थोड़ी खुशी हुई। उन्होंने सोचा, हाँ, अब हमारे परिवार के पास कैश नहीं है। कम से कम मेरा बेटा इतनी जल्दी परिवार को बर्बाद नहीं कर पाएगा। लेकिन मैंने भौहें सिकोड़कर पूछा, तो फिर बैंक से लोन क्यों नहीं लेते? मेरी माँ का चेहरा अजीब सा हो गया। उन्हें समझ नहीं आया कि मुझे क्या जवाब दें। मेरे पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हें सच में लगता है कि हमारा परिवार बैंक से पैसा उधार ले सकता है? बैंक तो हमारा सबसे बड़ा कर्जदार है। हम बहुत पहले ही बैंक की ब्लैकलिस्ट में जा चुके हैं। तुम्हें पता है, मैंने इस पुरानी बचत को बचाकर रखने में कितनी मेहनत की है। मुझे थोड़ा अफसोस हुआ। मैं सोचने लगा कि कंपनी का कर्ज जल्दी से जल्दी कैसे चुकाया जाए। तभी मुझे अचानक एहसास हुआ कि हम घर की तरफ नहीं जा रहे थे। मैंने पूछा, हम घर क्यों नहीं जा रहे? तभी मुझे याद आया, आज सुयुकिंग का 17वां जन्मदिन था। रात को हम उसके घर डिनर के लिए जा रहे थे। मेरी माँ ने समझाया कि जैसे ही मैं वापस आया, हमारी कंपनी दिवालिया होने की कगार पर थी। कंपनी की हरकतों की वजह से उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ था। उन्हें लगा कि इस वक्त थोड़ी बचत करना ज़रूरी है, लेकिन मुफ्त का खाना हो तो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। तभी मैंने सुयुकिंग का नाम सुना और मेरी आंखें बड़ी हो गईं। मैंने मन ही मन कहा, नहीं हो सकता, वापस आते ही मुझे इस लड़की से मिलना पड़ेगा। मेरे पिता ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। अफसोस की बात है कि बड़ी मुश्किल से मैंने उसके पिता को शराब पिलाकर एक शादी का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया था, लेकिन अब वो भी खो गया। अब हमारा परिवार इतना शर्मिंदा है कि हम मिसेस पैन के घर भी नहीं जा सकते। मेरी माँ भी काफ़ी दुखी थी। उन्होंने कहा, तुम इतनी ज़रूरी चीज़ भी खो सकते हो? सू युकिंग जैसी अच्छी बहू हमारे हाथ से निकल गई। मैंने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। लेकिन असल में वो शादी का कॉन्ट्रैक्ट खोया नहीं था, मैंने उसे चुरा लिया था।
उस समय सिस्टम को चलाने के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए मैंने शादी का कॉन्ट्रैक्ट चुराया और सू युकिंग के पास ले जाकर उसे 60.1 करोड़ रुपए में बेच दिया था। इतिहास में शायद ये सगाई तोड़ने का सबसे हास्यास्पद तरीका था। शुरुआत में उस छोटी लड़की को लगा था कि उसने बहुत अच्छा सौदा किया है, लेकिन जितना ज्यादा उसने इस बारे में सोचा, उतना ही उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ थी। आखिर मैं एक लड़का था। जब मैं सगाई तोड़ने उसके पास आया, तब पैसे मुझे उसे देने चाहिए थे, लेकिन मैंने उल्टा उससे पैसे ले लिए। ये तो सच में उसे बहुत ज्यादा परेशान करना था। बाद में वो मुझसे अपना पैसा वापस मांगने लगी, इसलिए मैं विदेश चला गया और इस तरह वो मामला खत्म हो गया। मैं सू युकिंग का सामना नहीं करना चाहता था। मैंने मन ही मन सोचा, अगर मैं वहां नहीं गया तो क्या होगा। लेकिन फिर मुझे लगा कि सू युकिंग के जन्मदिन पर शायद बहुत सारे अमीर लोग आएंगे। मैंने पूछा, क्या वहां बहुत सारे अमीर लोग होंगे? माँ ने कहा, लगभग सभी अमीर लोग ही होंगे। अगर तुम्हारे पिता और मेरे बीच थोड़ी दोस्ती नहीं होती तो मुझे नहीं लगता कि हमारा परिवार वहां बुलाया भी जाता। मैंने ये सुनते ही खुशी से सोचा, इतने सारे अमीर लोग एक ही जगह पर हैं, क्या ये मेरे कर्ज चुकाने का मौका नहीं है? मैं बहुत खुश था। टास्क पूरा करने के लिए अब मुझे अपनी इज्जत की भी परवाह नहीं करनी थी। जब हम तीनों यानी एयान का परिवार सू युकिंग की हवेली पहुंचे, तो वहां हमारी एंट्री ने किसी को भी हैरान किए बिना नहीं छोड़ा। 10 सालों तक गायब रहने वाला हुआ परिवार का पहला बेटा वापस आ गया था। पैसों के मामले में कभी आसमान छूने वाला ये महान आदमी आखिरकार वापस लौट आया था। लोग मुझे देखकर कहने लगे, एयान, तुम आखिरकार वापस आ ही गए। अगर तुम वापस नहीं आते तो सच में मेरा जीवन मुश्किल हो जाता। तभी एक मोटा और थोड़ा चिकना सा आदमी उत्साह में मेरे पैर से लिपट गया। मैं उसे देखकर काफी भावुक हो गया। उस मोटे आदमी का नाम हारू था। जब मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं होते थे, तब इसी आदमी ने मुझे अपने पास रखा था। वो रोते हुए बोला, तुम्हें पता है, तुम्हारे पिता मुझे तुम्हारे साथ तुलना करके बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। पहले वो मुझे हफ्ते में 1 बार पीटते थे, अब दिन में 3 बार पीटते हैं। भाई, जिंदगी बहुत मुश्किल है। मैंने उसे हटाते हुए कहा, दूर हटो। मैंने मन ही मन सोचा, अब मैं अपना परिवार दोबारा बर्बाद नहीं करूंगा। आज से मैं हुआ परिवार की खोई हुई शान वापस लाने में मदद करूंगा। हारू ने बड़ी बड़ी आंखों से मेरी तरफ देखा, लेकिन मैंने उस मोटे आदमी से ज्यादा बात करने की इच्छा नहीं दिखाई और जल्दी से दूसरी तरफ चला गया, क्योंकि तभी एक लड़की मेरी तरफ गुस्से में आ रही थी। उसने चांद जैसी डिजाइन वाली ड्रेस पहन रखी थी। मेरे पास मुड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैंने तुरंत चेहरे पर एक नरम मुस्कान लाई और कहा, युकिंग, काफी समय बाद मिल रहे हैं। तुम तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। सो युकिंग गुस्से में चिल्लाई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम वापस आओगे। मुझे लगा था कि तुम पूरी जिंदगी विदेश में ही रहोगे। मैंने मुस्कुराकर कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? जब तुम हर वक्त मेरे बारे में सोचती रहती हो, तो मैं इतनी देर विदेश में रहने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? मैं तो सबसे पहली फ्लाइट लेकर वापस आया हूं। टास्क पूरा करने के लिए मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। मैंने कहा, जन्मदिन मुबारक हो युकिंग। फिर मैंने अपनी जेब से एक चांदी की हेयर क्लिप निकाली। असल में यह मैंने अपनी कजिन के लिए तैयार की थी, लेकिन अब मेरे पास उसे देने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। सू युकिंग मुझे देखकर अभी भी बहुत गुस्से में थी, लेकिन मेरी इस हरकत से वो थोड़ी उलझन में पड़ गई। उसके गाल लाल हो गए और उसने हेयर क्लिप ले ली। इसके बाद वो वापस